Hello everyone. So today's topic is calculation of national income through expenditure method. In the earlier video, I have also taught what is value added method and income method. और आज हम करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड. एक्सपेंडिचर मेथड को अलग से बताने का यही मतलब है क्योंकि ये थोड़ा सा वास्ट है और समझने के लिए लिटिल इट इज ट्रिकी. दैट इज वाई. सो व्हाट इज एक्सपेंडिचर मेथड? सो एक्सपेंडिचर मेथड वो है कि नेशनल इनकम को जब हम कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स किसके होंगे? इट इज मेजरली ऑफ प्रोड्यूसर्स. तो जितने भी लोग हैं जो एक इकोनॉमी में प्रोड्यूसर का काम करते हैं, वेदर इट इज गुड्स और सर्विसेज इन एन अकाउंटिंग ईयर, सो दैट कलेक्शन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज नोन एज नेशनल इनकम. ठीक है, तो ये एक्सपेंडिचर मेथड के प्रोसेस में क्या होगा, जितने भी एक्सपेंडिचर्स या जितने भी पैसे लगे हैं किसी प्रोड्यूसर को, वो सारा ऐड कर लेते हैं हम, तो वो हो जाता है नेशनल इनकम थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड. नेशनल इनकम थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड इज नॉट इक्वल टू वैल्यू एडेड मेथड एंड नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड. यानी इनके अलावा और दो कौन से मेथड है? वैल्यू एडेड और इनकम मेथड. तो वैल्यू एडेड और इनकम मेथड का दोनों का जो है वो आता है NNPFC. ये आता है इनका नेशनल इनकम का. पर दिस इज नॉट इक्वल टू एक्सपेंडिचर मेथड. ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम जब एक्सपेंडिचर मेथड से करते हैं तो सिर्फ एक्सपेंडिचर ही लेते हैं. ठीक है, तो ये प्रोड्यूसर्स के साइड से लेते हैं. ये इनकम नहीं बताता है ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का. फॉर एग्जांपल लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है. इनको जो जो पेमेंट मिल रही है उनको ऐड करते हैं तो हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट यानी इनकम मेथड से हम नेशनल इनकम निकालते हैं. पर एक्सपेंडिचर साइड में सिर्फ प्रोड्यूसर्स के साइड का एक्सपेंडिचर लगा है, जो उनको कितने पैसे लगे हैं वो आ जाता है, इनकम नहीं आता. ठीक है, so that is why these are not equal. Now it has got 4 components, major components, जिनको मिलाते हैं तभी हमें इसका आउटकम मिलता है. So the first one is personal consumption expenditure. यानी पर्सनल कंजम्पशन किसका? हमने पहले भी बात की, प्रोड्यूसर्स का. तो जो प्रोड्यूसर अपने कंजम्पशन के लिए जो जो एक्सपेंडिचर करता है, जैसे अगर किसी को बिजनेस खोलना रहता है तो उसको सबसे पहले क्या चाहिए? जगह चाहिए, दैट मीन्स लैंड. ओके, उसके बाद क्या चाहिए? मशीनरी चाहिए. उनको अगर प्लांट एक खड़ा करना है तो एक प्रॉपर मशीनरी चाहिए और बिल्डिंग चाहिए, है ना, इक्विपमेंट्स चाहिए, रॉ मटेरियल्स चाहिए. ये सारी चीजें जो है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आ जाती हैं. ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, ये एक इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनका जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कौन सा होगा? रियल इन्वेस्टमेंट. ठीक है, दो तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, एक रियल इन्वेस्टमेंट, एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट. तो रियल इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ गुड्स, उसको कहते हैं रियल इन्वेस्टमेंट. फॉर एग्जाम्पल जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मशीनरी, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल्स, मतलब पैसे देने के बाद कुछ उसमें से वापस आ रहा है. लेकिन स्टॉक्स, शेयर्स, ये सारी चीजें जो है वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट. कहीं पे आप FD कराते हो, दैट इज योर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट. वहां पे आप मॉनेटरी टर्म्स में इन्वेस्ट करते हो और आपको बदले में कुछ रियल चीज नहीं मिलती. ठीक है, विच कैन बी सीन एंड टच्ड, तो वो हो जाता है तुम्हारा रियल इन्वेस्टमेंट. तो इस वाले केस में चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, इन्वेस्टमेंट का मतलब होगा रियल इन्वेस्टमेंट. ग्रॉस का मतलब होता है समूचा. ठीक है, जिसमें आपने डेप्रिसिएशन माइनस ना किया हो, विथ डेप्रिसिएशन, वो होता है ग्रॉस. डोमेस्टिक का मतलब होता है विद इन अ नेशनल बाउंड्री. एक इकोनॉमी के अंदर में जो कुछ भी होता है, वेदर इट इज नेशनल इनकम, डोमेस्टिक नेशनल इनकम क्या हो जाएगा? एक इकोनॉमी का नेशनल इनकम. जैसे GDP बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. ठीक है, तो दैट इज डोमेस्टिक. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स जितने प्रोड्यूसर्स हैं उनका इन्वेस्टमेंट, इट इज अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के नहीं इन्वेस्टमेंट, सिर्फ जो प्राइवेट सेक्टर्स में जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका. ठीक है, सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट्स परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, तो
अच्छा, इनमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में दो चीज आ जाता है, ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। इनके भी खरीदने को वो कंजम्पशन में आ जाता है, ठीक है। सॉरी, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है, ठीक है। जैसे जो प्रोड्यूसर है वो अपने लिए कपड़े खरीद रहा हो, खाना खरीद रहा हो, ये सारी चीजें जो है वो कंजम्पशन में आ जाती है। जबकि मशीनरी, लैंड, वो सब खरीद रहा हो तो वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में आ जाता है। गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो गवर्नमेंट जो है वो खरीदती है, वो जो एक्सपेंडिचर करती है वो आ जाता है इसके अंदर। एंड नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हो गया, नेट, देखो डोमेस्टिक ग्रॉस से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो नेट आता है, ठीक है। तो नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब ये इन्वेस्टमेंट जो कि फॉरेन में किया गया, इनको अब हम अलग से भी देखेंगे, ठीक है। सो दीज आर द मेजर 4 components. The first one is personal consumption expenditure, gross domestic private investment, government's purchases of goods and services, net foreign investment. Okay? चलो अब एक एक करके हम देख लेते हैं इन कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है एक्सपेंडिचर मेथड में। अच्छा, जैसे लास्ट टाइम अभी मैंने आपको बताया कि एक्सपेंडिचर मेथड से जो भी टोटल एक्सपेंडिचर है वो नेशनल इनकम मेथड से बराबर नहीं होगा, लेकिन ये टोटल प्रोडक्शन से भी बराबर नहीं होता। जैसे जो भी एक्सपेंडिचर एक प्रोड्यूसर को लग रहा है, इट इज नॉट इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे कोई एक सपोज बिजनेसमैन है, ठीक है, उसने जितना प्रोडक्शन किया है, जो भी प्रोडक्ट वो बनाता है, उसने टोटल प्रोडक्शन सपोज 10 किया है, तो उसका एक्सपेंडिचर जरूरी नहीं है कि उतना ही उसी वैल्यू का हो। क्यों नहीं होगा? बिकॉज देर इज अ डिफरेंस, क्योंकि उसका पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी उसमें एडेड होता है, ठीक है। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या क्या आ जाता है, एक्सपेंडिचर ऑन ड्यूरेबल प्लस नॉन ड्यूरेबल गुड्स प्लस एक्सपेंडिचर ऑन सर्विसेज। अब इनके खुद के काम के लिए, खुद के सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो ये इस्तेमाल करते हैं सामान, ड्यूरेबल गुड्स में क्या आ जाता है उनके लिए, ड्यूरेबल गुड्स में आ जाता है जो कि लंबे समय तक चले, रेफ्रिजरेटर, एसी, वॉशिंग मशीन, दीज आर द ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल में क्या आ जाता है, फूड आइटम, क्लोथ्स, ठीक है। अच्छा, इनमें एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है, बाइंग ऑफ हाउस, इट इज कंसिडर्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसको हम लोग कंजम्पशन नहीं बोलते, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, क्योंकि उसका लॉन्ग टर्म वैल्यू बढ़ सकता है ना। बाकी एसी, फ्रिज और ये सब का तो वैल्यू बढ़ता नहीं है, घटता ही है, डेप्रिसिएशन होता है, तो वो कंजम्पशन में आ जाता है, ठीक है, उनके खुद के यूज के लिए होता है। सो एक्सपेंडिचर ऑन ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड एक्सपेंडिचर ऑन सर्विसेज। सर्विसेज में कौन कौन से सर्विसेज वो लेते हैं, एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सारी चीजें सर्विसेज हैं। सो दीज आर द सर्विसेज विच दे यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, सो दैट विल कम अंडर पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये पहला हो गया। सेकेंड वन इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ये अभी बताया था आपको, ग्रॉस मतलब पूरा विथ डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक मतलब विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, एक इकोनॉमी के अंदर। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मतलब उन लोगों का इन्वेस्टमेंट जो कि प्रोड्यूस करते हैं, है ना, और वो अपना प्राइवेटली इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट वो किस चीज में कर रहे हैं, the investment here means real investment. For example, they are buying buildings, land, and they are constructing their plant. और फिर वो क्या कर रहे हैं, मशीनरी खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल्स खरीद रहे हैं, these will all come under प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अच्छा, इनके साथ साथ में क्या होता है, देखो सपोज 100 प्रोडक्ट्स किसी ने बनाए और उसमें से 80 उन्होंने सेल कर दिया, तो जो बाकी 20 बचे हैं वो उनके गोडाउन में रहता है। तो वो जो गोडाउन है या जो जहां पर वो अपना बचा हुआ सामान रखते हैं, दैट इज नोन एज इन्वेंटरीज, ठीक है। तो इन्वेंटरीज क्या होता है, वो सेल के अकॉर्डिंग बढ़ते और घटते रहता है। तो अगर वो जो इन्वेंट्री है, 20 जो सामान है, उसको प्रोड्यूसर खुद अगर खरीद ले, तभी टोटल प्रोडक्ट का जो वैल्यू है दैट विल बिकम इक्वल टू द नेशनल एक्सपेंडिचर, ठीक है। मतलब जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, अगर उनके इन्वेंट्री में कुछ सामान पड़ा है और वो उसको खुद खरीद लें, तो उसका वैल्यू विल बी इक्वल टू दी टोटल एक्सपेंडिचर, तब वो बराबर होगा, ऐसे वो बराबर नहीं होता, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में वो भी इंक्लूड होता है
जो कि नेट एडिशन टू इन्वेंटरीज होता है। मतलब अगर इन्वेंटरीज में कुछ एडिशन किया गया है तो अगर वो पॉजिटिव है तो दैट मीन्स आपका स्टॉक ऊपर चला जाएगा, यानी आपके इन्वेंटरीज में भी ज्यादा सामान है। एंड इफ इट इज नेगेटिव, if inventory investment is negative, the stock of inventories will go down। ठीक है, सीधा सा बात है कि नेट एडिशन अगर होगा, सपोज एक राउंड हुआ, 100 प्रोडक्ट बनता है एक राउंड में, ठीक है, 100 प्रोडक्ट्स में से 80 सेल हो गए और 20 बचा है आपके पास। नेक्स्ट राउंड में फिर से 100 प्रोड्यूस हुआ, तो अभी आपके इन्वेंट्री में कितना हो गया, 120, अगर कुछ सेलिंग अभी नहीं हुआ है तो, ठीक है। सपोज फिर उसमें से 80 फिर सेल हो गया, तो आपके इन्वेंट्री में कितना बचा, 40, 20 पहले के और 20 अभी इस राउंड के, तो वो क्या हो गया, नेट एडिशन टू दी इन्वेंटरीज। ठीक है, चलो अब ऐसा मान लेते हैं कि सपोज आपके पहले राउंड में 100 में 20 जो है वो बचा हुआ था, 80 सेल हो गया, 20 बचा हुआ है। सेकेंड राउंड में फिर 100 हो गया तो 120 इन्वेंट्री में आ गया, पर इस बार डिमांड बहुत ज्यादा था और उनका जो है 120 से ज्यादा भी सेलिंग के लिए आने लगा और उनको शॉर्टेज हो गया, तो दैट बिकम्स नेगेटिव। मतलब 20 और प्रोडक्ट्स चाहिए थे पर मार्केट में है नहीं, उनके पास इन्वेंट्री में भी नहीं है, तो उनको थर्ड राउंड चलाना पड़ेगा, तो दैट इज नेगेटिव। ठीक है, नेट एडिशन क्या हुआ, नेगेटिव हो गया, तो उस केस में उनका स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज वुड बी नेगेटिव, क्योंकि 20 का डिमांड था, आप नहीं कर पाए, तो -20 अगली बार आप जब 100 प्रोड्यूस करेंगे तो वो -20 जो वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा, है ना। सो दैट इज द नेट एडिशन टू इन्वेंट्रीज। सो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में। इसमें क्या क्या हुआ, जितनी भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स हैं, मशीनरी, रॉ मटेरियल्स, ये सब जब खरीदते हैं, दैट इज अंडर ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्लस जो नेट एडिशन टू द इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज में जो जो चेंजेस होते रहेंगे, इंक्रीज होगा या डिक्रीज करेगा, वो भी हमें एक्सपेंडिचर में ऐड करना है। ठीक है, अच्छा, और कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है इसको कैलकुलेट करने वक्त। ठीक है, पहला तो यही है कि जो भी इन्वेस्टमेंट है इट इज ऑलवेज अ रियल इन्वेस्टमेंट। रियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ गुड्स, या किसी भी चीज जो फिजिकल चीज हो उसके टर्म्स में अगर इन्वेस्टमेंट किया हो तो होना चाहिए। ठीक है, दूसरा ये ध्यान रखना है कि हमें डेप्रिसिएशन या और रिप्लेसमेंट का ध्यान रखना है कि अगर जो एग्जिस्टिंग रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल गुड्स, कैपिटल और प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट या गुड्स बोल सकते हैं दोनों। ठीक है, कोई पर्टिकुलर कैपिटल गुड्स है उसको रिप्लेस करके कुछ नया अगर आ रहा है तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है उसको भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो वो आपको समझ में आ रहा होगा। डेप्रिसिएशन मतलब किसी वेयर एंड टेयर ऑफ अ मशीन और वेयर और टेयर ऑफ अ कैपिटल गुड। ठीक है, उसके बदले में अगर कुछ नया प्रोडक्ट ला रहे हैं तो उसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया उसका पिछले वाले वैल्यू से माइनस करेंगे, सो वो भी ध्यान में रखा जाता है। ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के अंदर में इन्वेस्टमेंट शुड बी रियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये ध्यान में रखा जाता है। अच्छा, परचेजिंग ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक्स, वो भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो इंक्लूड नहीं होगा। परचेजिंग ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक, यानी इन्वेंट्री में सपोज पहले से ही कुछ रखा हुआ है आपके और वो परचेज कर रहे हैं तो दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड, क्योंकि वो एक बार काउंट हो गया ना एक्सपेंडिचर में। जब आप पहला राउंड लगा रहे हैं तो 100 प्रोडक्ट्स जब बने तो उस पे जो जितना एक्सपेंडिचर लगा ये ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है। अब जो है सपोज उसमें 20 बच गए हैं तो उसका भी हम ऐड नहीं कर सकते इसमें। सो परचेजिंग ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक विल नॉट बी काउंटेड इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक्सपेंडिचर में उसको दोबारा से काउंट नहीं करेंगे क्योंकि एक बार वो 100 यूनिट काउंट हो चुका है, उसमें से जितने भी बचे उसको दोबारा हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है,
The next component is government purchases of goods and services. अब गवर्नमेंट भी खरीदती है गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसका भी एक्सपेंडिचर जो है वो एक्सपेंडिचर मेथड में करना होगा. पहला हमने किया कंजम्पशन ऑफ इंडिविजुअल, मतलब जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उनका कंजम्पशन, ठीक है. उसके बाद हमने किया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जिसमें प्रोड्यूसर्स जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, उनका एक्सपेंडिचर कितना हुआ वो हमने ऐड किया. थर्ड कंपोनेंट इज गवर्नमेंट परचेजेस. इसमें गवर्नमेंट के अंदर में हम सब जानते हैं कि अगर इंडिया जैसी कंपनी है, इंडिया जैसी कंट्री है, तो उसके अंदर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट होता है, फिर लोकल गवर्नमेंट होता है. तो हर एक स्टेज पर जो है वो खरीदते हैं गुड्स एंड सर्विसेज. पहले खरीदते हैं कंजम्पशन गुड्स, जो कि उनके खुद के कंजम्पशन के लिए होता है, या फिर कंज्यूमर गुड्स बोल सकते हैं हम इसको. ये है स्टेशनरी, क्लोथ, फूड, ये सारी चीजें हो गया. तो ये जब वो खुद के कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं या फिर बांटने के लिए या इस पे एक्सपेंडिचर करते हैं, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड. प्रोड्यूसर गुड जब गवर्नमेंट खरीदती है, प्लांट, मशीनरी, रॉ मटेरियल्स, ठीक है, रोड्स, ब्रिजेस, ये सब बनाते हैं ना, तो उनके लिए जब वो रॉ मटेरियल और मशीनरी और वो सब खरीदती है, प्रोड्यूसर्स गुड में आ गया वो, ठीक है. इसके अलावा वो सर्विसेज भी खरीदती है. सर्विसेज कैसे खरीदती है? उसके दो तरीके हैं. एक तो वो एम्प्लॉयमेंट देती है और दूसरा वो कॉन्ट्रैक्ट्स देती है. तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर में आ जाता है मिलिट्री, पुलिस, सेक्रेटेरियल, ठीक है. इनके अलावा जो भी इंजीनियर्स या जो भी लेबर्स हैं जो ब्रिजेस बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, या शिपिंग में है, वो डिफरेंट तरीके में, केमिकल्स में है, तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया, वो एक्सपेंडिचर हो गया गवर्नमेंट का. सो दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड. इसमें एक एक्सेप्शन है विच इज ट्रांसफर पेमेंट्स. ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होता है हमने पहले भी डिस्कस करा है. ट्रांसफर पेमेंट्स वो पेमेंट्स है जो बिना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के गवर्नमेंट ट्रांसफर करती है. फॉर एग्जाम्पल सब्सिडी, ओके, वो उसमें तो कोई मेहनत नहीं होता और ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, ठीक है. तो उस वजह से उनको जो पेमेंट मिलता है, या जो फ्री पेमेंट अभी जो किसानों को मिल रहा हो, या किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को, द ओल्ड एज पेंशन, ये सारा कुछ जो है ये हो जाता है ट्रांसफर पेमेंट्स, ठीक है. सो एक्सेप्शन के अंदर में आ जाता है ट्रांसफर पेमेंट्स, ठीक है. तो द फोर्थ पॉइंट विच इज नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज दी नेट. मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें से जो एक्चुअल वैल्यू है दैट इज नेट, एंड द ग्रॉस वैल्यू इज विथ दी डेप्रिसिएशन और अदर वैल्यूज, ठीक है. तो इस केस में क्या होगा, एक्सपोर्ट जो करते हैं उसको माइनस करेंगे इम्पोर्ट से. हम बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, स्पेशली स्पाइसेस, राइस, वेजिटेबल्स, वो सारी चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं, और इम्पोर्ट भी बहुत सारी चीजें करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और एक्सेट्रा, ठीक है. इन दोनों के वैल्यू को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि इंडिया का क्या स्टेटस है, या किसी भी इकोनॉमी का क्या स्टेटस है, वेदर वी आर सेलिंग मोर और वेदर वी आर एक्सपेंडिचर जो हम ज्यादा कर रहे हैं, ये दोनों तभी पता चलेगा. सपोज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 100 और इंपोर्ट कर रहे हैं 80, तो हमें कितने का, 20 का फायदा है. दैट मीन्स इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू. सपोज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 120 और हम इंपोर्ट कर रहे हैं 150, देन वी आर एट द लॉस ऑफ 30, ठीक है. माइनस हो जाएगा ना इसका वैल्यू. सो इस हिसाब से हम इसको ऐड करते हैं. जो चौथा कंपोनेंट है, द फर्स्ट कंपोनेंट वाज कंजम्पशन, सेकेंड वाज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, है ना, थर्ड वाज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, फोर्थ वाला जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको हम क्या करते हैं, पहले इसका नेट वैल्यू निकालते हैं, और उसके बाद अगर वो पॉजिटिव है तो हम उसमें ऐड कर देते हैं, और अगर वो नेगेटिव है तो हम उसमें सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है. इट इज एज सिंपल एज दैट. सो दैट इज व्हाई इट इम्प्लाइज दैट एंटायर प्रोडक्शन इज परचेज्ड एट मार्केट प्राइस, ठीक है. ये कोई भी फैक्टर प्राइस पे नहीं हो रहा है. क्यों मार्केट प्राइस पे हो रहा है? बिकॉज इट इंक्लूडेड ऑल दी टैक्सेस ऑल्सो, और ये जो प्रोड्यूसर का एक्सपेंडिचर लग रहा है वो उसमें भी ऐड हो जाता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ऐड हो जाता है, सब कुछ ऐड हो गया. दैट इज व्हाई इट इज एट मार्केट प्राइस, एंड द अमाउंट स्पेंट इज नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री. मतलब जो एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू नेशनल इनकम क्या है, जितनी भी अमाउंट खर्ची जा रही है, एक्सपेंडिचर हो रहा है एक डोमेस्टिक टेरिटरी में इन एन अकाउंटिंग ईयर विद दीज 4 कंपोनेंट्स, और जितना भी प्रोडक्शन हुआ है विच इज परचेज्ड एट
market price, that would be national income through expenditure method, and that is why national income through income method is not equal to national income through expenditure method. ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से दोनों का नेशनल इनकम बराबर नहीं होगा. अब इस वाले प्रोसेस में दो लीकेजेस हैं, मतलब दो फ्लॉज हैं. पहला है इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड द सेकेंड वन इज डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी. इनडायरेक्ट टैक्स इसीलिए क्योंकि ये जो है जब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर लेता है उसके बाद ऐड होता है, और जब वो सेल करता है तो उस मार्केट प्राइस पे सेल करता है. मार्केट प्राइस इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस. ठीक है, तो ये एक लीकेजेस है, क्योंकि ये कहाँ जा रहा है, ये तो गवर्नमेंट को जा रहा है, ना ये प्रोड्यूसर को मिल रहा है और ना ही ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको जा रहा है. दैट इज वाई डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि उसका वैल्यू करना ही इट इज वेरी डिफिकल्ट, तो वो भी एक लीकेजेस है. ठीक है, सो दिस इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एक्सपेंडिचर मेथड. इसका जो टेक्निकल प्रॉपर टर्म है, नाउ वी विल स्टार्ट दैट. इन चारों कंपोनेंट को ऐड कर देते हैं तो हमें मिलता है NDPFC. ठीक है, और उसके बाद फिर हमें इसे जो है नेशनल इनकम पाने के लिए NNPFC में कन्वर्ट करना पड़ता है. ये कैसे होगा, डोमेस्टिक टू नेशनल कैसे करते हैं, हम इसमें ऐड करते हैं प्लस NFIA. तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे ना, जब तीनों मेथड से जब हम कैलकुलेशन सीखेंगे तब ये आपको पता चलेगा ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है. फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि एक्सपेंडिचर मेथड में जब आप कैलकुलेट करके निकालते हैं तो ये आता है, और बाद में आप उसको NFIA को ऐड करके फाइनल ये निकाल सकते हैं. जबकि नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, इन दोनों में ही ये निकल जाता है डायरेक्टली. ठीक है, दैट इज द डिफरेंस. All right, we will in the next video continue with the calculation of national income by the three methods. Thank you.